स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ठीक है, आज मैं जो है आप लोगों के सामने पिछला मेरा जो वीडियो गया था वह वर्ण विचार पर गया था। ठीक है, मैंने उसमें चर्चा किया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में मैंने बात किया था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं जो है उस सेशन का एक पॉइंट छूटा हुआ था, जो छूटा हुआ था वह था उच्चारण स्थान याद करना, कि उच्चारण स्थान को किस तरीके से याद किया जाए कि हमें जीवन भर याद रहे। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि उच्चारण स्थान किस तरीके से याद किया जाए। एक टॉपिक उसमें छूटा था, और विशेषतः एक टॉपिक ये भी छूटा था, हिंदी वर्णमाला में भैया वर्णों की संख्या कितनी होती है, यह भी छूटा था। ठीक, तो मैं आज जो है विशेषतः इसी की चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वर में विशेष क्या होते हैं, व्यंजन में विशेष क्या होते हैं, और उच्चारण स्थान को याद कराने के लिए मैं एक कुछ सूत्र लिखा हूँ संस्कृत के। इसके माध्यम से मैं 100% दावा करता हूँ कि आप जो है इसे याद भी नहीं करा दूंगा और 100% आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने स्तर पर आप इसे शेयर कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों तक इसे पहुँचा दीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि वर्णों के लिए मतलब कि किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल पर आती है। अगर आप जो है सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ जाइए, मेहनत आप करिए, सफलता मैं दिलाऊंगा। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ा हूं, तो शेयर करने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं बताता हूं क्या होता है, कैसे होता है, सबकी जानकारी पूरे डिटेल के साथ चर्चा करूंगा। यह कहाँ पे आता है, कुछ लोग पूछेंगे भैया हिंदी कहाँ पे आती है, तो आप जानते हैं हिंदी कहाँ पर आती है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीईटी हो, चाहे सुपर टेट हो, सीटेट हो, सब जगह जो है हिंदी महत्वपूर्ण तरीके से पूछी जाती है, और हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है परीक्षा क्रैक कराने के लिए। ज़्यादा चर्चा न करके मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्णों की संख्या के बारे में। किसके बारे में? वर्णों की संख्या के बारे में। अगर बात की जाए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। ध्यान से याद रखिएगा, इसे एक एक टॉपिक आसानी से अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला में, मैंने बताया था दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, मैं यहाँ पर स्वर और व्यंजन डिस्कस नहीं करूँगा, स्वर कौन होता है, व्यंजन कौन होता है, यहाँ पर मैं स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या को डिस्कस करूँगा। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन को विधिवत तरीके से पढ़ाया है, तो नीचे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में बात की जाए स्वरों की संख्या की, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, और इसी हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ये दो शब्द आते हैं। ठीक है, ये दो शब्द जो है हिंदी वर्णमाला में, हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हम 13 पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, और उसमें अंग और अह जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें दोनों को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह इन्हें कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं, अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग और अह में ये जो है स्वर से भी बने होते हैं और व्यंजन से भी बने होते हैं, दोनों के योग से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं अंग की, तो किससे बना है? आ और ng के योग से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? आ और
न के योग से इसका निर्माण हुआ है। स्वर और व्यंजन दोनों यहाँ पे आते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। आ में जो है आ और ह दोनों आता है, आ और ह दोनों आता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है अयोगवाह। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन स्वर से संबंधित और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? हिंदी में मूल स्वर पूछे जाते हैं। हिंदी में मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मैं अगर बात करूं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की, तो मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ, री। यही 4 जो है मूल स्वर होते हैं। इन्हीं चारों से मिल करके अन्य स्वरों का निर्माण होता है। ठीक, अगर मूल स्वरों की संख्या की बात की जाए तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए दीर्घ स्वर, देखिए मूल स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अगर बात की जाए दीर्घ स्वर की, किसकी बात की जाए? दीर्घ स्वर। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 4 हो गए मूल स्वर, 2 हो गए अयोगवाह, 4 2 कितने हो गए? 6 हो गए। बचे जो 7 हैं वो क्या है? अयोगवाह है, दीर्घ स्वर है, सॉरी। वो जो 7 बचे हैं, आ से लेकर के आ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, ऊन वाला ऊ हुआ, ठीक है, इस तरीके से ए ओ औ, ये 7 जो है दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। यही जो है स्वर के बारे में यही इतनी चर्चा थी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की मैं बात करूं तो 52 है, लेकिन अगर स्वर विशेष की बात की जाए तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवाह की श्रेणी में किसे रखा गया है? अंग और अ को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 मूल स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसे देखिएगा ध्यान से। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अब मैंने हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर भी आपको बताया था। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर का निर्माण हिंदी वर्णमाला में नहीं है। इसे जो है प्लुत स्वर को इंग्लिश का यस जो होता है उसी तरीके का एक सिंबल लगा करके दिखाया जाता है। अब मैं एक प्रयोग बता दे रहा हूँ प्लुत स्वर का। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे राम, तो राम अगर इस तरीके से लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से राम लिखा गया है, बीच में यस का चिन्ह लगा दिया गया है, मतलब इसका क्या है? आ जो है काफी देर तक बोला जाएगा। ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय तक बोला जाएगा। राम इस तरीके से अगर उच्चारण होगा तो उसे पढ़ेंगे, जो बीच वाला यस का सिंबल बना है उसे ही कहेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वर के बारे में जो चर्चा मैं कर रहा था, स्वर की चर्चा समाप्त करता हूं यहीं पर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा स्वर की संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्वर आपको समझना है तो आपको कहाँ जाना है? नीचे दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां जाकर के वीडियो को देखिएगा, तब आपको क्लियर पूरी तरीके से समझ में आएगा कि क्या कैसे है। यहाँ पर केवल और केवल मेरा कंसंट्रेशन कहाँ पर है? स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या और वर्णों की संख्या के बारे में बात करना, क्योंकि संख्या से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, वीडियो सही आ रहा है? तो चलिए अगला है, किसके बारे में बात करता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ व्यंजन तक। व्यंजन के बारे में मैं बात करता हूँ। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में मैं बात करता हूँ। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं व्यंजन की, किसकी बात करूं? व्यंजन की। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? वर्ण भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक, स्वर की बात हो गई, अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन की मैं बात करता हूं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर संख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे जवाब दीजिएगा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, 33 होती है, इसे गांठ बांध लीजिएगा, कहीं पर भी गलत मत करिएगा। कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके 33 उत्तर लगाइएगा। ठीक, अब अगर व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। यही 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। मूलतः तो 3 ही प्रकार के व्यंजन होते हैं, लेकिन एक संयुक्त व्यंजन भी जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये जो संयुक्त व्यंजन है इसे बाद में जोड़ा गया है छ, त्र, ज्ञ और स्र के बारे में।
इसके बारे में डिटेल में चर्चा कहाँ की गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में की गई है। ठीक है, तो चलिए स्पर्श व्यंजन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्पर्श व्यंजन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्पर्श व्यंजन की। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन की संख्या है वो है 25। कितनी है? 25। क्यों 25 है? क्योंकि इसमें का वर्ग भी आते, का से लेकर के क च ट त प वर्ग तक आते हैं। क च ट त प, मैंने इसकी चर्चा किया इसलिए बीच में डैश डैश लगा दिया। क से लेकर के प वर्ग तक कितने होते हैं शब्द, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब आपसे पूछा जाए कि 25 भैया 25 जो वर्णों की संख्या होती है इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? इन्हें इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो प्राणवायु निकलती है वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। हमारे मुख की प्राणवायु से जब शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो हमारे मुख के अंदर की कहीं न कहीं विशेष भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती, इस वजह से इसे कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक, अगर बात की जाए अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन मैं लिख दे रहा हूं, य व र ल, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बात होती है ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं? श, श, स और है, ये जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन में संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? एक होता है तालव्य स, एक होता है मूर्धन्य स, एक होता है दंती स और एक होता है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम श, श, श और ह का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से अंदर से जो प्राणवायु निकलेगी वो गर्म निकलेगी। आप एक बार श बोल के देखिए, श, आप अपने मुख के आगे हाथ करिए तो आपको पता चल जाएगा वहीं पर कि मेरे मुख से गर्म वायु निकल रही है। हमारे मुख से क्या निकल रही है? गर्म वायु निकल रही है। इस वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है? इस वजह से इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 4 होती है। ठीक, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन के कौन कौन से होते हैं? एक छ होता है, एक त्र होता है और एक ज्ञ होता है और एक स्र होता है। ये जो है किसकी श्रेणी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसका पूरा डिटेल में चर्चा कहाँ पर की गई है? इसके पूरे डिटेल में चर्चा कहाँ पर की गई है? तो नीचे वीडियो के पिछले वीडियो में की गई है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छे से डिटेल में इसकी चर्चा हुई है। ठीक, तो मेरा कंसंट्रेशन था आपको यह बताने की कि संख्या कितनी होती है। संख्या के बारे में मैंने बताया, तो कुछ विशेष भी है इसमें, आप जान लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पूछा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन का कौन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं पर उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ए ड और ढ के नीचे जो हम बिंदी लगा देते हैं, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्योंकि ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भैया आप लिखिए वह खड़ा है, वह खड़ा है, तो आप खड़ा तो इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आप खड़ा लिखेंगे ना। तो ये जो ड़ आ रहा है ये तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपना स्थान नहीं रखता है, लेकिन इसे जो है हम लिखते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिखित रूप में। ठीक, तो इस वजह से इन्हें जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, जैसे आपसे बोला जाए पढ़िए लिखिए, तो आप इस ढ का नीचे नुक्ता लगाएंगे या बिंदी लगाएंगे। उर्दू भाषा में इसे नुक्ता बोलते हैं, बिंदी को ध्यान रखिएगा। उर्दू भाषा में बिंदी को क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। ठीक, तो ये नीचे जो नुक्ता लगाया गया है इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल मैंने चर्चा की। और एक बात छूट रहा है अर्धस्वर के बारे में। इसमें कौन कौन से अर्धस्वर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों में 4 व्यंजन ऐसे हैं, व्यंजनों में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? यह है, वह है, र है और ल है। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जो अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। क्यों अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं मैं इसे बताता हूँ।
क्यों ये अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं? जैसे अगर आपसे कहा जाए आप लिखिए गई, आप लिखिए गई, तो आप गई इस तरीके से लिख देंगे। और अगर आप भैया इस तरीके से गई लिख देते हैं या के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, क्या आपको इसमें कोई दो राय है? क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम होने वाली है, समस्या होने वाली? नहीं भैया, समस्या नहीं होने वाली है। आप बड़ी ई भी लिख सकते हैं और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो गई इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्वर के स्थान पर ई तो बड़ी ई जो लिख रहे हैं स्वर ही तो है, इसके स्थान पर हम इस या का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं? या का प्रयोग किए हैं। इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं भैया? इसलिए इसे जो है अर्धस्वर कहा जाता है, क्योंकि स्वर के स्थान पर हम स्वर के स्थान पर उसका स्थानापन्न करने के लिए, उसको स्थान पर प्रयोग करने के लिए इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाई के रूप में हम किसे लगा दे रहे हैं? या को लगा दे रहे हैं। स्वर के स्थान पर या का प्रयोग कर दिया जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्धस्वर। और व को भी अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए आप लिखिए गऊ, आप लिखिए गऊ, तो आप गऊ इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से गऊ लिखेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से गऊ लिख देते हैं, आप ग व पे छोटा ऊ की मात्रा लगा करके गऊ लिख देते हैं, तो आपका इसमें कोई गलती है, कोई समस्या है? गलती तो नहीं है। लेकिन व के नीचे जो है छोटा ऊ की मात्रा लगा करके हमने गऊ लिख दिया और ऊ को एक तरीके से, ये दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों को कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलन में है हम वही लिखते हैं, लेकिन दोनों सही है। ऊ के स्थान पर हम व का प्रयोग कर रहे हैं। ऊ जो है स्वर है, स्वर की श्रेणी में ही तो आता है ऊ। ऊ के स्थान पर हम स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऊ के स्थान पर हम व्यंजन व का प्रयोग कर ले रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अर्धस्वर, ठीक है। य और व ये दोनों जो है हिंदी के अर्धस्वर है। किसके हैं? हिंदी के अर्धस्वर है। इसे ध्यान रखिएगा, हिंदी के अर्धस्वर किसे हैं? या और व। लेकिन अगर अर्धस्वर की केवल और केवल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में, नो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला नहीं, वहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे अर्धस्वरों की संख्या आप लगाइएगा 4, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण पढ़ते समय, ठीक है, संस्कृत का व्याकरण पढ़ते समय हमें ये जानकारी मिलती है कि अर्धस्वरों की संख्या 4 होती है। वह कौन कौन से होते हैं? या, व, रला होते हैं। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण की विशेष रूप से बात की जाए, ठीक है, हिंदी व्याकरण की विशेष रूप से बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में विशेष रूप से 2 होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या होती है 2, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इतने विशेष थे, हमें जो है वर्णों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, 2 बार लाइक मत करिएगा। 2 बार लाइक करने में क्या होता है? लाइक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं विशेष टॉपिक पर आता हूं, जिस टॉपिक के लिए आपका मेन टॉपिक जो है उच्चारण स्थान याद करने के लिए, जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं, इसे मैं चर्चा कर दे रहा हूं। वर्णों की संख्या तो मैंने पूरा चर्चा कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आए भी हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए कुछ ट्रिक मैं दिया हूं और कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर क वर्ग की बात की जाए, किसकी बात की जाए? क वर्ग की। क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं भैया? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और न आता है, ठीक है। एक क वर्ग में आने वाले वर्ण है। क जो है, क, ख, ग, घ और न को छोड़ दीजिए, अंतिम वर्ण को आपको छोड़ना है। और ये जो चारों वर्ण हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये चारों वर्ण जो है कंठ से बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे का मतलब कंठ, का मतलब कंठ, क, ख, ग, घ ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारे ट्रिक में नहीं है, इस वजह से मैंने याद करा दिया। और सभी चीज़ें हमारे इस ट्रिक में अवेलेबल हैं और आप अच्छे से आनंद लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा, कुछ ही दिनों में सीटेट की तैयारी के लिए मैं बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, जिसे कहते हैं पेडोगॉजी का विशेष
कोर्स जो है मैं लॉन्च करने वाला हूं और मैं ही पढ़ाऊंगा उसे जो है अच्छी तरीके से। आपको 20 से 25 वीडियो में पूरा बाल विकास कवर करने वाला हूं। अगर आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास में आपको दिक्कत होने वाली है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लगती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 से 30 वीडियो में विश्वास दिलाता हूँ पूरी पेडोगॉजी में ख़त्म करने वाला हूँ, पूरी पेडोगॉजी A to Z। ठीक है, तो आप वहाँ से सीटेट भी कवर कर लेंगे, टेट भी कवर कर लेंगे और सुपर टेट भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विशेष टॉपिक जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा है क वर्ग का उच्चारण स्थान। आप जान गए होंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, विशेष सूचना मैंने दिया। क्या सूचना है? सूचना आप लोग ध्यान रखिएगा। सूचना ये है कि कुछ ही दिनों में मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर बाल विकास का कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है और निःशुल्क लॉन्च होने वाला है। 25 से 30 वीडियो में पूरा बाल विकास में कवर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? इचू यशानाम तालु। इसे याद करना है आपको, इचू यशानाम तालु। और इसे अब क्या करना क्या है? पहले क्या लिखा गया है? ई। अब आप यहाँ पर ई लिख लीजिए। अब यहाँ पर छोटी ई लिखते हैं तो बड़ी ई भी लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या आता है? च आता है। च मतलब च वर्ग। च मतलब मैं च वर्ग की बात कर रहा हूँ, अकेले च की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है बड़ा श। इसे जो है बड़ा श बोलते हैं और हम लोग तालव्य स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए, ई, छोटी ई कहेंगे इसे और इसे बड़ी ई कहेंगे। ठीक है, हम लोग जो है बचपन में इसे पढ़ते थे इस तरीके से, लेकिन इस समय जो है जब हम कंपटीशन के लेवल पर अध्ययन कर रहे हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे और ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई ई। ठीक है, तो ये दोनों जो ई है और च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं आपको समझ में आ गया होगा। च, छ, ज, झ, ये जो है च वर्ग में आते हैं। अंतिम वर्ण को आप छोड़ दीजिएगा। और ये जो तालव्य स है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ भैया? तालु है। ठीक है, एक बार पुनः आप इसका रिविजन करिए, दोहराव करिए, पुनरावृत्ति करिए कि इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। आप आंख बंद करके वीडियो को पॉज करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो हमारे वीडियो को छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक, अगर आपको याद नहीं होता है, इचू यशानाम तालु भैया कैसे नहीं याद होगा? आपको करना क्या है? आपको, आपके सपने क्या है? आपके सपने हैं कि मैं टीचर बनूं, आपके सपने हैं कि मैं UPSI बनूं, आपके सपने हैं कि मैं दरोगा बनूं, आपके सपने हैं कि मैं नायब तहसीलदार बनूं, आपके सपने हैं मैं SDM बनूं। तो इसके लिए आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए। ठीक है, तो बिना मेहनत के कुछ मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इचू यशानाम तालु का मैंने जो है क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया। छोटी ई बड़ी ई मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, छोटी ई बड़ी ई के रूप में, जिससे ई बोलने में आपको दिक्कत ना हो। और च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? अंतिम वर्ण को आप छोड़िएगा। च, छ, ज, झ और तालव्य स, ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक, अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसे याद रखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें कौन कौन से है भैया? री है। कौन कौन से हैं? री है। टा मतलब टा वर्ग, टा मतलब टा वर्ग की बात की गई है। टा मतलब टा वर्ग की बात की गई, अकेले टा की बात नहीं की गई है। और ये मूर्धन्य स हम इसे बोलते ही हैं, मूर्धन्य स। यहाँ पे देखिए आप, री, टू, र, सा, मतलब र भी बीच में छूट गया। री, टा वर्ग, र और ये मूर्धन्य स कहाँ से बोले जाएंगे? ये जो है मूर्धा से बोले जाएंगे। कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से आप इसका रिवीजन करिए। ऋतु रसाणा मूर्धा, री, टा वर्ग, र और मूर्धन्य स, ये कहाँ से बोले जाएंगे? तो मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक, आगे है, अगला है ऋतु लसानाम दंत है। पहले क्या लिखा गया है? ल। पहले आप ल लिख लीजिए, पहले जो है वही लिख लीजिए, ल लिख लीजिए। उसके बाद ता का मतलब ता वर्ग की बात की गई है। ठीक है, ता मतलब ता वर्ग की बात की गई है। उसके बाद ये स है ना, इस स की बात की गई है, दंती स इसे बोलते ही हैं। ल हुआ, ता वर्ग हुआ। ता वर्ग में कौन कौन से? त, थ, द, ध। अंतिम वर्ण आपको छोड़ना है क्योंकि सभी वर्ग के अंतिम अक्षर नासिक्य होते हैं। ध्यान रखिएगा,
का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सभी वर्ग के अंतिम अक्षर क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे इसी वजह से इस ट्रिक में स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि ये मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा अपना बनाया ट्रिक है, ठीक है। ये जो है संस्कृत के श्लोक के माध्यम से याद करवा रहा हूँ, केवल अच्छे से याद हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऋतु लसा नाम दंतः मतलब ल ता वर्ग और स, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ते बोले जाते हैं दंत से। कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपु मध्यमानिया नाम ओष्ठ। अब इसका ध्यान रखिए, उपु, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, उपु मध्यमानिया नाम ओष्ठ है। पहला अक्षर देखिए उ है, तो उ भी लिखिए और ए भी, दोनों उ लिखिए, ठीक है, दोनों उ लिखिए। उसके बाद उपु मध्यमानिया नाम, उपु, उ के बाद क्या है? प है। उसके बाद प वर्ग, ठीक है। उसके बाद प वर्ग, ठीक है। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। याद हो गया होगा आपको। एक बार पुनः इसका रिवीजन करिए। उपु मध्यमानिया नाम ओष्ठ। देखिए आप उ का उच्चारण स्थान करिए, उ बोलिए आप। आपका ओठ जो है, अगर आपका ओठ सजेस्ट मतलब सपोज करिए आपका अगर ओठ काट दिया जाए, आपसे कहा जाए आप बोलिए प, तो आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके से बिना ओठ के प नहीं बोल पाएंगे, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? पा ही है। मुख से हमारे प्राणवायु निकलती है, मुख से हमारे प्राणवायु निकलती है, लेकिन हमारे जो यंत्र है ना, मूर्धा है, दंत है, तालु है और ओष्ठ है, ये जो है इसे शब्द के रूप में प्रस्फुटित करते हैं, वर्ण के रूप में प्रस्फुटित करते हैं। अगर हमारे पास ये यंत्र नहीं होते तो हम ऐसा करने में असमर्थ होते, ठीक है। हम ऐसा करने में असमर्थ होते, ठीक। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे है नाम नासिका। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने ज्ञ लिखा है तो यहाँ लिख लीजिए, म लिखा है तो म लिख लीजिए, ड़ लिखा है तो ड़ लिख लीजिए, न लिखा है तो न लिख लीजिए। यहाँ म और बीच में न छूट गया, बीच में न छूट गया। यहाँ म न ड़ ना नाम नासिका है। यहाँ म न ड़ ना नाम नासिका है। कहाँ से बोले जाएंगे भैया? नासिक से। नासिक, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के है। देखिए अगर मैंने बताया अभी अभी कि हर वर्ग का अंतिम अक्षर जो होता है वो नासिक होता है, यही इस सूत्र में भी है। न्या म न ड़ ना नाम नासिक है, मतलब न्या म न ड़ ना, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? नासिक से बोले जाते हैं, ठीक है। मैं अगले चर्चा करता हूँ। वकारस्य दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठ है। इसका एक सीधा सीधा मतलब निकालिएगा कि वह कहाँ से बोला जाता है? वह जो है दंतोष्ठ से बोला जाता है। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात क्या है? अगर आप पूछेंगे यहाँ पर भैया कंफ्यूजन वाली बात क्या है, ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वह वाला, इस व की मैं बात कर रहा हूँ। वह में कंफ्यूजन ये है, आप वह बोल के देखिए, आपके मुंह का ओठ हिल रहा होगा वह, तो आप सोचेंगे भैया जब पा बोलने पर ओठ पे फर्क पड़ रहा है, फा बोलने पर ओठ पे फर्क पड़ रहा है, तो वह बोलने पर भी ओठ पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए तो वह भी ओष्ठ से होगा। नहीं, यही ध्यान रखिएगा। वह कहाँ से है? दंतोष्ठ से है। मतलब वह को बोलने में दंत का भी इस्तेमाल हो रहा है और ओष्ठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में बहुत अधिक बार पूछा गया है वह का उच्चारण स्थान, ठीक। अब 4 शब्द बच रहे हैं, 4 शब्द बच रहे हैं। वो कौन कौन से बच रहे हैं? ए बच रहा है, ऐ बच रहा है, ठीक है, ओ बच रहा है, औ बच रहा है। इनका उच्चारण स्थान बच रहा है और बकिया सब हो गए हैं, और बकिया सब हो गए। इनका भी उच्चारण स्थान इसी में मैं बता देता हूँ। जैसे आप बताइए ए कहाँ से? ए किसके किसके योग से, किसके किसके योग से ए का निर्माण हुआ है? आप बताएंगे, आपको इतना तो पता ही होगा, आ और ई, आ और ई के निर्माण से, आ और ई के निर्माण से ए का निर्माण हुआ है, ठीक है।
आ और ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं। आ और बड़ी ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि अब ए और ए का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक, तो आपने जान लिया कि ए किससे बनता है और ए किससे बनता है। ठीक है, तो आ और ई के योग से ए का निर्माण हो रहा है। तो आप सबसे पहले बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ई का उच्चारण स्थान बताइए, तो अभी अभी आपने सीखा इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान आपने सीख लिया तालु, मतलब आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तो इस वजह से ए कहाँ से बोला जाएगा? ए बोला जाएगा कंठ तालु से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? कंठ तालु से बोला जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से ए का उच्चारण स्थान भी है। आ जो है किससे किससे मिलकर बना है? आ जो है आ से मिलकर बना है और ई से मिलकर बना है, इस वजह से इनका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। ठीक, अब ओ की बात करता हूँ। ओ किसके किसके मेल से बना है भैया? आ और ऊ के मेल से ओ बना है। आ और ऊ के मेल से ओ बना है। आ और ऊ के मेल से, मतलब ऊन वाले ऊ के मेल से औ बना है। ठीक है, अब इनके उच्चारण स्थान की बात की जाए। अब आ का उच्चारण स्थान आप पहले बताइए। आ का उच्चारण स्थान आप आसानी से बता लेंगे, कंठ होता है। आ और आ का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, कंठ होता है। और ऊ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए, अभी देखिए आपने याद क्या किए? उपु मध्यमानीय नाम ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या याद किया? ओष्ठ याद किया। तो इसी तरीके से मिला करके ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? जब आ और ऊ के योग से ओ बन रहा है, हम आ का उच्चारण स्थान निकाल रहे हैं और ऊ का उच्चारण स्थान निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है। ठीक है, तो हर तरीके का उच्चारण स्थान मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? शुरू से मैं चर्चा करता हूँ। मैंने क्या क्या आपको बताया? मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया वर्णों की संख्या के बारे में। वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वर में विशेष क्या है, व्यंजन में विशेष क्या है, मैंने इसकी चर्चा किया। सबसे पहले मैंने इसकी चर्चा किया। उसके बाद मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से, जो संस्कृत की श्लोक है उसके माध्यम से मैंने यह बताने की कोशिश किया कि कौन कहाँ से बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि च का उच्चारण स्थान आप बताइए, तो च का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे च का उच्चारण स्थान तालु होता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ऊपर मुड़ी करके दिमाग को घुमाते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर ये सूत्र याद रहेगा ना, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, च बीच में आ रहा है च वर्ग, मतलब तालु, च तालु, तो आप अच्छा आसानी से बता लेंगे। या का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए, या का उच्चारण स्थान गलती से आपने कहीं पर रटा हुआ है या तालु, तो आपको नहीं याद आएगा परीक्षा हॉल में। जब आप इसे पढ़े रहेंगे इचू ऐसा नाम तालु, इचू ऐसा नाम तालु, तो या का उच्चारण स्थान आप आसानी से बता देंगे तालु होता है। आपसे पूछा जाए वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे वा का उच्चारण स्थान भैया हमें तो नहीं पता है, घबरा गया। वह आप रटे हुए हैं, आप जब रटे हुए हैं तो परीक्षा हाल में आपका दिमाग ऐसे घूमेगा, नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप इसे पढ़े हैं वकारस से दंतोष्ठ है तो आप आसानी से बता देंगे भैया वा का उच्चारण स्थान। इतने सरल सवाल पूछते हो, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। मैंने सूत्र के माध्यम से नितिन सर से पढ़ा था, ठीक है। तो वकारस से दंतोष्ठ है, वा मतलब दंतोष्ठ। इस तरीके से मैंने पूरे वीडियो में इसकी विशेष रूप से चर्चा किया। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं इसी तरीके से आजीवन आपका सेवा करता रहूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।